नमस्कार दोस्तों टेक्निकल रवि गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर हुआ है 2022 में, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। अब तक हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। ठीक, ये 6 से शुरू है, इसके बाद हम लोग पढ़ते जाएंगे और इसके पहले जो बहुविकल्पी का क्वेश्चन है वो हम करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 6 से देखिए क्वेश्चन को। परिमेय संख्याओं -5/4 और 7/-9 में कौन बड़ी है ये ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों में आपको ये बताना है कि कौन सबसे बड़ी है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो ये है आपका -5/4 और एक है 7/-9। इस माइनस को आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस में माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस हो जाता है। तो -7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें देखना है कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम चाहे तो नॉर्मली भाग लगा कर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 5 में 4 का भाग लगा दें, है ना, तो ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा 4, और यहाँ से 0.0 4 दूना के 8, और ये हो जाएगा कितना 2, फिर 0 बढ़ाएंगे 4×5 20। अर्थात ये भाग जब दिए हैं 4 का -5 में, तो ये आपका -1.25 आया। ठीक, और इसी तरह यहाँ पर भाग लगाएंगे 7 में 9 का, तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, दशमलव बार ले जाइए तो 0, और यहाँ से 7×9 63 हो जाएगा, और 9×7 63 हो जाएगा। यहाँ पर 63 उतार लेंगे, फिर घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7×9 63, यानी ये 7 बार लग रहा है जाएगा, है ना, और 7×9 63 हो जाएगा, और ये आपका 7 आ जाएगा। ये लगभग कितना आ जाएगा, आ गया -0.77। तो इसमें से कौन बड़ा है, तो जो सबसे छोटा रहता है, ठीक है, माइनस में ध्यान दीजिएगा, माइनस में जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये वाला छोटा है और ये वाला एक मिनट, माइनस में जो सबसे छोटा रहता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और ये वाला आपका जो है छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, -5/4 इज लेस देन -7/9। ये आपका क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए एकदम तेजी से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि धन पूर्णांक इतने के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब भी आसान है, एक एक नंबर का ये सब है। ठीक है, तो धन पूर्णांक आपका क्या है, धन पूर्णांक जो दिया हुआ है वह है आपका, धन पूर्णांक वह है 4x-5, और ये कह रहा है कि ठीक पूर्व, ठीक मतलब पूर्व धन पूर्णांक बताइए, इसके ठीक पहले का। तो हम लोग इसमें से कम कर देंगे, यानी 4x + 5 में हम लोग एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x + 4 आ जाएगा। तो यही वो आंसर है जो इसके ठीक पहले का है। ठीक है, यही वो आंसर है, यही वो आंसर है जो इसके ठीक पहले का है। अगर यही पूछेगा बाद का बताइए तो एक जोड़ देंगे, है ना, यही पूछेगा कि इसके बाद का बताइए तो एक जोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, समीकरण इतने को हल कीजिए। चलिए करते हैं, x/3 + 5/2 = -3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, या तो यहाँ से लसा ले लीजिए या तो इसको उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा x/3, ये उधर जाएगा, तो पहले से -3/2 है, इसको भी उधर भेजिए। तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आपका x/3 बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों सेम सेम है तो लसा 2 हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ऊपर जोड़ दीजिए, -8 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 से कटा देते हैं इसको 4 बार में,
तो x/3 इक्वल क्या मिला, -4 इसमें 2 से कटाएंगे तो 2 एक कम 2 होगा, और 2 से कटाएंगे तो 4 होगा, और इसके नीचे 1 है। आप तिर्यक गुणा कर दीजिए इसका, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4×12 होगा। ये सवाल का जवाब है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि संख्या 80 और 90, संख्या 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब ऐसी संख्या है ना जो किसी से न कटे, है ना, ऐसी संख्या जो ऋण संख्या है, मतलब किसी से न कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, ये आपका अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। तो हम लोगों को अभाज्य संख्या ढूंढना है, वो भी 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में, है ना। तो देखते हैं, आपका 81 तो 9 से कट जाएगा, 82 भी 2 से कट जाएगा, है ना, 83 हो जाएगा, 83 किसी से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक ठो 83। आगे 84 कट जाएगा 2 से, क्योंकि सम संख्या यहाँ पर है। 85 5 से कट जाएगा, 86 भी कट जाएगा, 87 3 से कट जाएगा, ये 87 3 से कट जाएगा, आप कटा कर देख सकते हैं। 88 4 से ही कट जा रहा है, 89, हाँ ये 89 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 89। तो ये 2 आंसर हो गए, ठीक है, ये 2 आंसर हो गए अभाज्य संख्या जो कि 80 और 90 के बीच में है, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्या ये भी पूछता है कि मतलब 1 से लेकर, अगला क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर कुल कितने अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 100 तक, तो आप बताएंगे 25 अभाज्य संख्याएं। कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं, जिसमें से 1 से 50 तक आपका 1 से 50 तक आपका 15 होते हैं, 15 होते हैं, और 51 से लेके मतलब 100 तक आपका 10 होता है, ठीक है। कुल मिलाकर आपका 25 हो जाता है। 1 से लेके 50 तक 15 होता है, और 51 से 100 के बीच में आपका 10 होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका जवाब बस 2 ही है, कितनी मतलब इनके बीच संख्याएं लिखना है, तो 83 और 89 होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एक खेत में 2 यक्ष क्यारियां हैं, और प्रत्येक क्यारिया में यक्ष वाई पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में वाई क्यू टमाटर हैं। कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्यारियों की संख्या 2x है, यहाँ पर लिख देंगे क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या बराबर 2x, और पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या यक्स वाई। और फिर कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या जो है यक्स वाई है, और प्रत्येक पंक्ति में वाई क्यूब टमाटर के पौधे हैं, यानी टमाटर हैं। कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। टमाटर, टमाटर हो गया, टमाटर के पौधों की संख्या बराबर वाई क्यूब है। तो अगर पूछा जाए कि कुल कितने पौधे हैं, कुल कितने पौधे हैं, कुल कितने
कितने पौधे हैं, या कुल पौधों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल पौधों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा xy, और ये हो जाएगा y³। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x में x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और y में यहाँ पर y है, यहाँ पर y³ है, तो y⁴ हो जाएगा। 2x ठीक है ना, x² और y³। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि x बराबर 2 रखना है और y बराबर 4 रखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 4 रखने पर तो हमारा क्या मिल जाएगा, कुल 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4⁴ हो जाएगा, 2 4⁴। तो बड़ा गुणा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 और ये हो जाएगा कितना 4, और गुणा 4⁴। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 4⁵। आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं यहाँ से, तो 4 गुना के 8, और इसका गुणा y³ सही है ना, ठीक है। तो इसका गुणा आपको करना पड़ेगा 4 का 4 बार, मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये हो जाएगा 16, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 में 16 का गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा। 256 में है ना, 256 हो जाएगा यहाँ पर। 256 में फिर 8 का गुणा कर दीजिए, 8 पंच 4 छक 48 हो जाएगा। 4 8 8 25 40, 4 8 25 40 44 हो जाएगा। 8 गुना के 16, 16 4 20 हो जाएगा। तो इतने पौधों की संख्या हो जाएंगे, इतने पौधों की संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें एक फार्मूला होता है, एक प्रमेय समझ सकते हैं या नियम समझ सकते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब ये होता है कि समान आकृति, ठीक है, आकृति समान होनी चाहिए। जैसे देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए, वृत्त है तो ये नहीं, ये समरूप नहीं है, ठीक है। आपका अगर मान लीजिए चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज होना चाहिए, तो ये समरूप है, ये समरूप है। अगर कोई अलग से अगर आकृति आ जा रही है तो फिर वह समरूप नहीं है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये समरूप नहीं है, ठीक है। समरूप का जो चिन्ह होता है वह ऐसे होता है, ठीक। तो देखिए दो त्रिभुज में ये बता रहा है क्वेश्चन में, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं, तो दो ठो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, ये त्रिभुज ये हो गया एक, और इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों में ना, तो इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है, तो इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इनका अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, आप चाहे तो AB लीजिए तो इधर PQ लेंगे, AB बटा के PQ का स्क्वायर, या ये नहीं लेना चाहते हैं तो फिर AC बटा के PR का स्क्वायर, या BC बटा के QR का स्क्वायर। ये नियम होता है इसका, ठीक है। ये मतलब एक तरह से सूत्र है।
मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें देखिए दे दिया है भुजाओं का अनुपात ये दे दिया है, तो कोई ले लीजिए इसमें से, है ना, इसमें से कोई भुजा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए अनुपात है ये 3 संबंधे 4, तो इसको आप अलग अलग करेंगे ना तो एक चर लग जाता है, यानी 3x और एक 4x। मतलब जब अनुपात से हटता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसमें से किसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो इसमें से कौन सा लिए हैं, AB बटा के PQ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब बताइए AB बटा के PQ, AB बटा के PQ का मान कितना है। AB का मान अगर हम इसको ले लेते हैं AB बटा के PQ का होल स्क्वायर, तो आप कैसे लिखेंगे, AB के जगह पर 3 लिख देंगे और PQ के जगह पर 4 लिख देंगे, या फिर यक्स भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ गया, 9 बटा के 16। अर्थात क्षेत्रफलों में जो अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफलों में जो अनुपात होगा वो होगा क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 9 संबंधे 16 लिख सकते हैं। ऐसे करना है, ठीक है। तो बस करते हैं, अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आगे आएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद।